दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर। स्वागत करता हूं आपका। खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। शुरू करता हूं आज का सफर, जहां आज कथाओं के मुख्य पात्र होंगे कवि प्रदीप, अमिताभ बच्चन, माला सिन्हा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू। इन किस्सों के साथ साथ अपने एक श्रोता से फोन पर बातचीत करूंगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, और फिर किसी की याद दिल ने फिर याद किया मैं। तो आइए 6 पड़ावों से होकर गुजरने वाले हिंदी सिनेमा के इस सुहाने सफर का करते हैं आगाज। 26 जनवरी 1963 को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम में एक गीत सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलक आईं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत उन्हें इतनी गहराई तक छू गया कि उत्कट इच्छा जाग पड़ी उस गीतकार से मिलने की जिसने ऐसी अमर रचना का निर्माण किया। जब पूछताछ की तो आयोजकों ने बताया कि इस गीत के लिखने वाले कवि प्रदीप को कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़े से दुखी लगे, और विश्वास मानिएगा, इस कार्यक्रम में यह गीत सुनने के कुछ हफ्तों बाद ही वो बंबई पहुंचे कवि प्रदीप से मिलने। कवि प्रदीप उस समय एक स्कूल में थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बुलाने की बजाय खुद जा पहुंचे स्कूल, और बहुत बहुत प्रसन्न हुए कवि प्रदीप से मिलकर। बहुत प्रशंसा की उनकी, और कहा कि अपने कंठ से ही आप ये गीत मुझे सुनाएं। इसी मुलाकात के बाद नेहरू जी को पता चला कि कवि प्रदीप ने सिर्फ यही गीत नहीं लिखा है प्रेरणादायक, चल चल रे नौजवान और दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, इसके रचयिता भी कवि प्रदीप हैं। उन्हें यह भी पता चला कि छात्र जीवन में कवि प्रदीप इलाहाबाद स्थित उनके घर आनंद भवन के पीछे रहते थे। कवि प्रदीप से मिलने के बाद जाते जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि अगर कोई कवि प्रदीप के इस गीत से अछूता रह जाता है, या ऐ मेरे वतन के लोगों ये शब्द अगर किसी के हृदय को छूते नहीं हैं, उसका हृदय जागता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है, आंखों में आंसू नहीं छलकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। अमिताभ बच्चन 10 साल के रहे होंगे। एक बार उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का लंदन यात्रा पर जाना हुआ। बालक अमिताभ ने पिता से कहा, आप लंदन से मेरे लिए एक बंदूक ले आना। बंदूक का नाम सुनकर कवि हृदय हरिवंश राय बच्चन चौंक उठे। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बंदूक क्यों? तो बालक अमिताभ बच्चन ने कहा, शिकार करने के लिए। चिड़ियों का शिकार करूंगा डैड। मेरी दोस्त शशि के पास भी एक बंदूक है, वो कभी कभी मुझे भी चलाने को देती है। बच्चन जी ने कहा, बेटा उसे एयर गन कहते हैं, उसमें कारतूस की जगह छर्रे लगते हैं जिसका आघात पंछी सहन नहीं कर पाते। बालक अमिताभ ने कहा, ठीक है, आप लाएंगे ना? तब बाबूजी हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मगर बेटे तुम पंछियों को मारोगे क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब बालक अमिताभ बोला, चलिए नहीं मारूंगा, मैं पालूंगा उन्हें, आप एयरगन तो ला कर दीजिए। तब पिता हरिवंश राय ने समझाया, ये पंछी तो आकाश के राजा हैं, उनको तो पिंजरे में बंद करना भी अच्छी बात नहीं है। पिंजरे में बंद पक्षियों की आंखों में जरा झांक कर तो देखो, वो रोते हुए दिखते हैं। बालक अमिताभ के दिल में पिता की यह बात बस गई। जब हरिवंश राय लंदन से लौटे, अमिताभ बच्चन को एयरगन दी। उस एयरगन को पाने के बाद बालक अमिताभ के मन में बार बार बाबूजी द्वारा कही बात सामने आने लगी, पंछियों को नहीं मारना चाहिए, ना ही उन्हें पिंजरे में कैद करना चाहिए।
बालक अमिताभ सारा दिन अपनी बंदूक को हाथ में लिए बरामदे में बैठे रहते और पंछियों पे निशाना लगाने की सोचते रहते, लेकिन एयरगन का ट्रिगर दबा न सके, बंदूक चला न सके। बाबूजी की बात ने हिंसा पे रोक लगा दी थी। ऐसे ही पिता हूं जगत में और ऐसे ही पुत्र हूं तो शांति की संभावनाएं बढ़ जाती। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। असल में ये नाम भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। बिल्कुल ट्रू टू एंड बहुत रेलेवेंट है हमारे इस सेगमेंट के लिए। तुमने पुकारा और हम चले आए। आपकी पुकार पर हाजिर होना हमारा कर्तव्य है। आप पुकारेंगे फ़ोन कॉल के ज़रिए और आपसे बात करने का सौभाग्य हमें हासिल होगा। जो भी हमारे स्टेशन हैं 92.7 बिग FM के, वो रांची हो, गुवाहाटी हो, वो बड़ौदा हो, वो सूरत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, जितने भी बहन भाई जितने फोन कॉल कर सकते हैं सब कीजिए, प्रतीक्षारत हूं। आइए देखते हैं किसका फोन है। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग FM से बोल रहा हूं। नमस्कार सर जी। जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद रिजवान बोल रहा हूँ। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं भोपाल MP से बोल रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, और सब खैरियत, सब ठीक ठाक है? जी हाँ, बस दुआएं आपकी। बस साहब, भोपाल नगरी को तो सलाम कहिएगा, ये तो मेरी जन्मभूमि है जहाँ से आप बोल रहे हैं। जी, और भोपाल में कहाँ क़याम करते हैं रिजवान भाई? जी, पीर गेट पे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें फ़ोन कर रहे हैं। कुछ अगर आप मन में सवाल हों तो बराए मेहरबानी फरमाएं, ताकि कोशिश करेंगे हम उन सवालों का जवाब दे सकें। सवाल तो मेरा ये है जी कि संजीव कुमार जो थे जी, उन्होंने क्या कभी कोई नेगेटिव रोल किया है? संजीव कुमार साहब ने नेगेटिव रोल्स तो किए हैं। जी हाँ। देखो, अगर त्रिशूल फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा, इसमें वो बिल्डर बने हैं R.K. गुप्ता, और किस तरह से R.K. गुप्ता जो हैं वो जिनसे प्यार करते हैं, यानी वहीदा रहमान का जो किरदार है उसको छोड़ के किसी अमीर लड़की से शादी करके और ख़ुद बजाते खुद वो बहुत अमीर बन जाते हैं, और वहीदा रहमान से उनकी औलाद होती है अमिताभ बच्चन। और जब अमिताभ बच्चन उनको कन्फ्रंट करता है तो याद दिलाना चाहूँगा कि त्रिशूल में सलीम जावेद ने एक बेहतरीन डायलॉग लिखा था जो अमिताभ बच्चन ने बोला था, एड्रेस करते हुए संजीव कुमार को, कि आप रिश्ते में मेरे नाजायज़ बाप लगते हैं। याद दिलाना चाहूँगा। ये कैरेक्टर भी हल्का सा नेगेटिव शेड लिए हुए है हरी भाई का, संजीव कुमार साहब का, जो बाद में रियलाइज़ करता है कि उसने क्या गलती कर दी है अपनी एक औलाद के लिए। फिल्म धरती कहे पुकार के एक फिल्म आई थी, इसमें भी उन्होंने एक एहसान फरामोश भाई का किरदार निभाया था। विश्वासघात में एक बिजनेसमैन की भूमिका की थी उन्होंने, जो बिजनेस की आड़ में गलत धंधे करता है। एक फिल्म याद दिलाना चाहूँगा, देवता, इसमें उन्होंने टोनी का रोल किया था जिसे बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो सारे गलत काम कर बैठता है। एक रिजवान भाई, एक और फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें एक ज़मींदार बने थे जो लाल जोड़ा देखते ही बहुत ही हैवान हो जाता है और दुल्हनों की जान ले लेता है। तो यही वो तो ध्यान है मुझे। जी, तो यही कुछ जहन में आ रहे हैं जो मैंने आपके सवाल के जवाब के तौर पर सामने रखा। और 92.7 बिग FM पे जो आप लोगों ने रंग जमाया है, जी बिल्कुल सही पहल है ये, और बहुत अच्छी और सक्सेस है। बस दुआ में याद रखिएगा आप। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज दिल याद करेगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1938 में इलाहाबाद में हुआ था। हरिप्रसाद सिर्फ 6 साल के ही थे कि उनकी माता का निधन हो गया। आपके पिता पहलवान थे, तो बालक हरिप्रसाद अपने पिता के साथ अखाड़े जाने लगे, वर्जिश करने लगे, लेकिन लगाव कुश्ती से ज्यादा संगीत की तरफ हो रहा था। तो 15 साल की उम्र में वो वाराणसी के पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से बांसुरी सीखने शिव की नगरी काशी आ बसे। बांसुरी, संगीत, यही जीवन हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो काफी वक्त तक आकाशवाणी में कार्यक्रम देते रहे और तत्पश्चात बाबा अलाउद्दीन खां की सुयोग्य पुत्री
और शिष्या अन्नपूर्णा देवी की शरण में चले गए। अन्नपूर्णा देवी की शागिर्दी में उनकी प्रतिभा में और निखार आया और बांसुरी हूकने लगी, कूकने लगी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि नाम से कुछ फिल्मों में संगीत देने भी उतर पड़े। इस जोड़ी की प्रमुख फिल्में हैं चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय इत्यादि। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने एक तेलुगु फिल्म सिरी वेनेला में भी संगीत निर्देशन दिया, जिसमें नायक की भूमिका स्वयं के जीवन से प्रेरित थी। इस फिल्म में नायक की भूमिका सर्वदमन बैनर्जी ने निभाई थी और बांसुरी वादन उन्होंने ही किया था। इसके अलावा पंडित जी ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ भी काम किया, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इत्यादि। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को फ्रांस का नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 60 सालों से बांसुरी की मधुर तान छेड़ने वाले पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया 1 जुलाई को 77 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अब भी अपने आप को संगीत का विद्यार्थी ही मानते हैं। तो मेहरबान दोस्तों, अब बात करते हैं 1967 की एवरग्रीन सुपरहिट फिल्म जिसका नाम एन इवनिंग इन पेरिस, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय दादा शक्ति सामंत, स्टारिंग शम्मी कपूर एंड शर्मिला टैगोर, म्यूजिक बाय ग्रेट शंकर जैक्सन। इस फिल्म का एक गाना याद कीजिए, आसमान से आया फरिश्ता। सेक्सी शर्मिला टैगोर बिकनी में चली जा रही हैं पानी पर, और ऊपर से आसमान में हेलीकॉप्टर पे लटके हुए शम्मी कपूर ये गाना गाकर उन्हें छेड़ रहे हैं। जब इस गाने को शम्मी ने सुना तो उन्होंने शक्ति सामंत से मजाक में यूं ही कह दिया, क्यों ना गाने को ऐसे शूट करें कि हीरो आसमान से हेलीकॉप्टर में एंट्री ले रहा है, इससे गाने के बोल भी जस्टिफाई हो जाएंगे। उस समय तो ये बात मजाक में आई गई हो गई और खत्म हो गई, पर जनाब इत्तेफाक देखिए कि कुछ दिनों के बाद शम्मी कपूर को फोन किया शक्तिदा ने, कहा कि शम्मी मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, ये गाना यार हेलीकॉप्टर पर शूट करेंगे, और तुम हेलीकॉप्टर के ऊपर लटके हुए हो गए। ये बात सुनकर शम्मी जी के होश लटक गए, घबरा गए। उन्होंने कहा यार शक्ति, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मेरे बस की नहीं कि मैं ऐसे लटकना, यार क्या कर रहे हो। शक्ति सामंत अड़ गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगी कि गाना तभी जस्टिफाई होगा जब हीरो आसमान से हेलीकॉप्टर पर लटक कर आएगा। सब चीज का अरेंजमेंट हो गया, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो। अब शम्मी जी टेंशन में आ गए कि यार ये आ बैल मुझे मार वाली मुसीबत कहां से आ गई। रातों की नींद उड़ गई। जिस दिन इस गाने की शूटिंग रखी गई थी उससे पहली वाली रात वो टेंशन और स्ट्रेस के मारे सो भी नहीं पाए। हिम्मत देने के लिए ब्रांडी के 2 ग्लास भी गटक डाले। नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ी मुश्किल से डरते हुए शॉट देने के लिए तैयार हो रहे थे कि एक दूसरी प्रॉब्लम सामने आ गई। वो ये कि ऊपर हेलीकॉप्टर पर लटके होने के कारण हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से नीचे रखे स्पीकर पर उन्हें गाने के बोल सुनाई नहीं पड़ रहे थे, जिससे उन्हें लिपसिंग करने में दिक्कत हो रही थी। शॉट रोका गया और सब आइडिया लगाने लगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आइडिया आ गया, फिल्म वालों को आइडिया आ जाते हैं। उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर से मेरी तरफ देखना और मैं नीचे बैठे बैठे बोट में गाने को मैं गाऊंगा, तुम मेरे लिप सिंक के हिसाब से अपने होंठ सिंक करना। यह आइडिया जनाब काम कर गया और इस तरह इस गाने को शूट किया गया। अब समय है हमारे प्रोग्राम को सुनने वाली मिसेस कोहली के पूछे गए सवाल का जवाब देने का। कोहली जी पूछती हैं कि माला सिन्हा ने बंगाली फिल्मों से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी। मिसेस कोहली, मैं बताना चाहता हूं कि माला सिन्हा ने बंगाली फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वो रोशन आरा और जोग बियोग जैसी बंगला फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी डायरेक्टर अमीय चक्रवर्ती की बादशाह।
फिल्म में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। एक बंगाली फिल्म मैगजीन में माला सिन्हा की फोटो देखकर उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 1994 में आई जय मेहता और रागेश्वरी स्टारर जिद, जिसे प्रोड्यूस भी किया था जय मेहता के पिताजी स्वर्गीय प्राणलाल मेहता ने। इसमें उन्होंने दादी माँ का रोल निभाया था। उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगी। अब समय हो गया है आप सबसे आज्ञा लेने का। फिर भेंट होगी प्रार्थनाओं में। याद रखें, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।